नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान में आप देख रहे हैं उम्मीद की वैक्सीन। जी हाँ, पूरे विश्व में भारत पर नजरें टिकी हुई हैं। भारत पर नजरें इसलिए टिकी हुई है, कल जैसे 64 देशों के राजनयिक भारत के हैदराबाद में जब दौरा कर रहे हैं और उससे पहले देश के प्रधानमंत्री पीएम ने भी दौरा किया, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में वैक्सीन कितनी जल्दी से तैयार हो गई है और अब बंटने के लिए उस कंगार पर खड़ी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या भारत विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह भारत पर तमाम देशों की नजरें टिकी हुई हैं। उससे पहले ये पैकेज देखिए, उसके बाद आगे की बातचीत। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर है, क्योंकि भारत दुनिया के 60% से ज्यादा वैक्सीन हर साल बनाता है। पहली बार दुनिया के किसी देश ने 64 देशों के राजनयिक वैक्सीन की तैयारी देखने पहुंचे। हैदराबाद के भारत बायोटेक में अगर ये कहा जाए कि दुनिया का जमघट लगा हुआ है, तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के 64 देशों के प्रतिनिधि भी भारत की कोरोना वैक्सीन की पड़ताल करने पहुंचे थे। ये तस्वीरें यही बयां कर रही है कि तकनीकी के मामले में भारत के बढ़ते कदम और दमखम भर रहा है। हैदराबाद में भारत बायोटेक की वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसे देखने के लिए दुनिया के 64 देशों के प्रतिनिधि एक खास विमान में सवार होकर पहुंचे थे। जिस वक्त अमेरिका और अलग अलग कंपनियां वैक्सीन के मामले में अलग अलग दावे कर रही थी, वैसे में भारत की कोवैक्सीन की चुनौती भी बड़ी है। पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी हैदराबाद का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत में प्रदेश की वैक्सीन ज्यादा इस्तेमाल हो और दुनिया के सामने भारत कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि कुछ देने के लिए खड़ा दिखाई दे। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रहकर के तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैक्सीन के मामले में भारत दुनिया की राजधानी बनने जा रहा है। ये हर साल दुनिया में 60% वैक्सीन भारत में बनती है। दुनिया के हर तीसरे शख्स को भारतीय वैक्सीन दी जाती है। अब भारत की जनता को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, अब भारत की जनता को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह भारत में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 64 देशों के राजनयिक भारत पहुंचे, हैदराबाद की बायोटेक लैब में जाकर जायजा लिया और उसकी बानगी अपनी आंखों से देखी, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत किस तरह काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो सीधे हमारे मेहमानों से रुख करते हैं, उनसे ज्यादा चर्चा करेंगे कि भारत की कोवैक्सीन बनकर तैयार है, तो ऐसे में भारत पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मोहम्मद अहमद, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता हमारे साथ रहेंगे, बहुत स्वागत के साथ। अनिल गोयल जी भी हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी नेता, बहुत स्वागत है।
और डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता भी हमारे साथ रहेंगे, कोरोना एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि एमसी मिश्रा पूर्व डायरेक्टर एम्स भी हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत है आपका भी। पहला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि जिस तरह पूरे देशों की देखी जाए जो नजरें हैं वो भारत पर है, और ये ऐसा पहली बार नहीं है, भारत कई बार विश्व गुरु बना है। तो ऐसे में क्या ये कहना लाजमी रहेगा कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है वैक्सीन के मामले में? एमसी मिश्रा जी। एमसी मिश्रा जी तक सवाल तो गया है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, आप जवाब दीजिएगा, क्या ये कहना लाजमी है, कहना सही है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है वैक्सीन को लेकर? बिल्कुल सही बात है राधिका जी। आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के अब डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक पूरी स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट्स हैं, और जिन्होंने पूरा वैक्सीन के ऊपर इतनी चर्चा करी है, जो हमारी वैक्सीन के ऊपर जितना उन्होंने वर्क करा है, तो बिल्कुल जग जाहिर है कि आज हम बिल्कुल क्लिनिकल ट्रायल्स से खत्म करके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ गए हैं। और मैं इस मामले में अपने सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं खुद एंटी कोरोना टास्क फोर्स का चीफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर हूं। जितने भी हमारे रिसर्चर्स हैं, आज मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिबेट में, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने हमेशा कोरोना के टाइम पे इस समय सबसे ज्यादा सहयोग दिया है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। और आज इस समय जब हम फिर से सब लोगों के लिए कारगर हैं, जान बचाने के लिए, सबको वैक्सीनेशन करने के लिए, और मैं श्योर बताता हूं कि जैसे जैसे हमने विजय फतेह हासिल करी है, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया और भारत कोरोना मुक्त भारत भी कहलाया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह भारत पर जो नजरें टिकी हुई है, ये बात तो सही है डॉक्टर सिद्धार्थ जी की, कहीं ना कहीं अब जो भारत जिस रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, वो हाथ फैलाने के लिए नहीं, वो देने के लिए तैयार है। जितनी भी नजरें हमारी ओर उठेगी, उनकी नजरें झुकाई नहीं जाएगी, उनकी खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा। अगर मेरी आवाज है वो एमसी मिश्रा तक पहुंच पा रही है? मिश्रा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। बहुत स्वागत है। 64 देशों के राजनयिक अगर आकर भारत की बायोटेक लैब में बानगी करते हुए नजर आते हैं, तो पहले ये बताइए आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी जब आपको याद होगा, अभी पिछले शनिवार को जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे गए थे जी, और जायडस कैडिला, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के साथ उनका वार्तालाप हुआ था। उन्होंने उनको अवगत कराया था वैक्सीन की स्थिति के बारे में। और फिर उन्होंने क्या कहा था कि तो वो जो मैसेज था वो भारत के अलावा पूरी दुनिया के लिए था वो मैसेज। और उसी का ये जो परिणाम है कि 64 राजनयिक, और आज भारत की तरफ पूरी दुनिया ये देख रही है, चाहे फाइजर वैक्सीन आ गई है, लगना शुरू हो गई है यूके में, लेकिन फिर भी लोग भारत की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि आज दुनिया में लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की संख्या बहुत अधिक है, और वैक्सीन अफोर्डेबल हो, वैक्सीन इफेक्टिव हो, वैक्सीन सेफ हो, ये बहुत आवश्यक है। और इसमें भारत का जो योगदान पिछले समझ लीजिए सन 65 से, जब से सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था तो हम सुनते थे सीरम इंस्टीट्यूट, मुझे हमेशा ऐसा लगता था ये गवर्नमेंट कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट। मुझे अब पता लगा है कि ये गवर्नमेंट नहीं है, ये तो प्राइवेट वेंचर है। अच्छा। और 65 से ये वैक्सीन फील्ड में है, और कसौली में इनकी फैक्ट्री थी। हम लोगों को बताया जाता था, 3rd ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ाते थे कि भाई ये वैक्सीन वहां कसौली में बनती है। आज पुणे में भी बन रही है, आज हैदराबाद में भी बन रही है, अहमदाबाद में भी बन रही है, और 70% जो वैक्सीन का भरपाई है पूरी दुनिया को, जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई वैक्सीन है, डीपीटी का टीका है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, एमएमआर है, मीजल्स, मम्स, रूबेला या और हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, जीका की वैक्सीन, अभी H1N1 की वैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक ने, रोटा वायरस की वैक्सीन भारत ने बनाई है, वो सब दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ यूएसए भी हमारी ही वैक्सीन जाएगी फाइनली। फाइजर ने बना ली है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस
सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल इस पर आएंगे क्योंकि सही कहा मिश्रा जी, ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा होगी। जैसे अन्य अगर हम जगहों पर जाएंगे, अन्य देशों में जाएंगे, उसके मुकाबले भारत की जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो कोवैक्सीन भारत की वो कहीं ना कहीं बाकी अन्य देशों के मुकाबले सस्ती मिलेगी। इस पर मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अहमद जी, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि भारत की बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, कोई अच्छी टिप्पणी? क्योंकि लगातार कांग्रेस नेता या यूं कहें आपके विपक्ष दल जितने भी थे वो यही कह रहे थे कि राजनीति की जा रही है। अब कोरोना में भी बीजेपी पार्टियां हैं, बीजेपी के नेता हैं, केंद्र में जो सरकार है, लेकिन इस पर कोई बड़ी टिप्पणी, क्योंकि 64 देशों के राजनायक भारत पधारे और उनकी बानगी पूरे देश ने देखी। बहुत 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 शुक्रिया आपका। हाँ। लेकिन मैं इसमें यह कहना चाहूंगा जी, पूरा देश वैक्सीन के आने के इंतजार में है। हाँ। कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए, और वैक्सीन ही एकमात्र इस महामारी के निस्तारण की दवाई है, वैक्सीन है, टीका है। ठीक है। लेकिन जो बात आपने कही राधिका जी कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस पर सबसे बड़ी राजनीति तो बीजेपी कर रही है। आप सुनते ही कहा है, हमने कहा कि आप ही के नेता जो विपक्ष में बैठे हुई सरकार है उसी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर भी बीजेपी राजनीति कर रही है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या ये राजनीति है? राधिका जी, हाँ। मैं राधिका जी खुद कह रहा हूँ जी, अगर इस पर राजनीति नहीं हो रही होती हाँ। तो जून से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे देश की जनता इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए। हाँ। जून में वैक्सीन नहीं आई, जुलाई में नहीं आई, फिर नवंबर की बात हुई, फिर दिसंबर की बात हुई। हाँ। और अभी तक भी सिर्फ हमसे ये कहा जा रहा है कि हम वैक्सीन के बहुत करीब हैं। हाँ। और वैक्सीन पे अगर राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वैक्सीन पर राजनीति मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है। और अगर वैक्सीन पे राधिका जी, अगर वैक्सीन पे ये राजनीति नहीं कर रहे होते तो बिहार के विधानसभा चुनाव में इन्होंने वैक्सीन के मुद्दे को। आपकी आवाज जो है वो कट रही है, मैं आपके पास फिर आऊंगी। मोहम्मद अहमद जी, आपकी आवाज तब तक ठीक कर ली जाएगी। अनिल जी, ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, आज भी यही कह रहे हैं, जब भारत बायोटेक लैब कोरोना वैक्सीन बनाकर तैयार है, 64 देशों के राजनायक भारत आकर उसको देखने के लिए, और पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है, मैं तो यूं कहूंगी विश्व भर की भारत पर निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में आज भी राजनीति शब्द जो है वो आपको दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने देर लगा दी कोरोना वैक्सीन लाने में। ठीक है जी, पूरे विश्व में दवाई की खोज शुरू हुई थी जी। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी इस काम को कर लिया। हाँ। दवाई की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जितना टाइम लगना वो लगना है। ये राजनीतिक दल राजनीति करने से इस चीज को वातावरण खराब करें तो उससे ये ठीक नहीं है। आज कोरोना महामारी है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे चिकित्सकों ने इस दवाई का निर्माण करा है और पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है और ये बधाई के पात्र है, और सरकार इनके साथ पूरी तरीके से खड़ी रही है। आज प्रधानमंत्री जी हैदराबाद, पूना और जो गए थे वो उन्होंने हौसला अफजाई करने के लिए गए थे। विश्व भी देख रहा है और हमारे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई हो रही है, और जहां जहां हमारे वैज्ञानिकों ने जिस क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करा है, हमारे प्रधानमंत्री ने सब जगह जाकर के उनकी हौसला अफजाई करी है। सरकार साथ भी खड़ी है, साधन भी दे रही है और हौसला अफजाई भी कर रही है। और हम सारा श्रेय हम देते हैं अपने वैज्ञानिकों को, अपने डॉक्टरों को, जिन्होंने इस फ्रंट लाइन पर रह करके कोरोना को कंट्रोल करा और आज दवाई बनाने में विश्व में नंबर 1 नाम पहुंचने की स्थिति है। विश्व की 70% दवाई हम भेजेंगे। आज ये बधाई के पात्र हैं और निश्चित तौर पर हम काम कर रहे हैं, और कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ बुराई करना है, कमियां निकालना है। एमसी मिश्रा जी, जरा आप ये बताइए, जिस तरह पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है, ऐसे में भारत में बनने वाली वैक्सीन बाकी मुल्कों के हिसाब से सस्ती होगी, क्योंकि हम एक गर्म देश में हैं और कहा जाता है कि गर्म देश में यानी जो वैक्सीन है वो ज्यादा कारगर होगी। बिल्कुल राधिका, अगर आप देखिए हिस्टोरिकली ये जो एक WHO के तहत एक अलायंस काम करता है जिसको ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, गावी।
इसको सन 2000 1999-2000 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने $750 मिलियन इसके लिए दिए थे एज ए सीड मनी। और इसका काम ये होता है कि WHO वैक्सीन खरीदता है बनाने वालों से, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदे, भारत बायोटेक से खरीदेगा, फाइजर से खरीदेगा, जो भी वैक्सीन बना रहे हैं दुनिया में, और फिर उनका लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में वैक्सीन की सप्लाई होती है। अब आप देखिए कि जो आपका स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन हुआ 1975 में, वो कैसे हुआ? भारत तो उस समय गरीब देश था, इतने पैसे थे नहीं कि वैक्सीन की अफोर्ड कर पाते। वो वैक्सीन किसी ने बनाई थी ना, और WHO के थ्रू वो वैक्सीन प्रोक्योर हुई थी और भारत को दी गई थी वो वैक्सीन। मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम लोगों ने इस चेचक को देश से निष्कासित किया, इरेडिकेट किया। इसी प्रकार से पोलियो का अभियान आपका चलता रहा है, जो चल रहा है। और डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने किताब भी लिखी है, टेल ऑफ टू ड्रॉप्स। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि ये कैसे सब संभव हुआ, ये अलायंस से संभव हुआ है। तो भारत को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना है और लो कॉस्ट बना के WHO को देके, WHO के माध्यम से ये पूरी दुनिया में जाएगी वैक्सीन। भारत में तो इस्तेमाल होगी, ठीक है, पूरी दुनिया में भी जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए हैं, कोरोना एक्सपर्ट है। मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, भारत में वैक्सीन लगाने की वरीयता क्या रहेगी, इस पर आप बताइएगा। क्या सबको वैक्सीनेट किया जाएगा या फिर कुछ लोगों को पहले, उसके बाद कुछ लोगों को? अवेलेबल होती है, होने वाली होती है। उसका एक कंपैशनेट यूज ऑथराइजेशन होता है, जिसे CUA कहा जाता है। उसमें एक EUA भी होता है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, और एक स्ट्रेटेजिक नेशनल स्टॉकपाइल कहते हैं, जो डिजाइन करा जाता है स्ट्रीमलाइन रिस्पॉन्स को ड्यूरिंग अ क्राइसिस और मिटिगेटिंग द मोस्ट ऑफ द सीवियर केसेस, जितने भी हमारे सीवियर केसेस हैं। बार्डा बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है, और CDC, द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये इन्हीं लोगों को सबसे पहले रिकमेंड करती है जो हाईएस्ट रिस्क पॉपुलेशन फर्स्ट है। एक प्रायोरिटी लिस्ट के साथ साथ एक फेज आउट कर दिया जाता है, जिसको गाइड करती है एडवाइजरी कमिटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और जो हमारे मिश्रा साहब भी बैठे हुए हैं, फॉर्मर एम्स डायरेक्टर आज भी, और एम्स के इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में जिसमें हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का, अश्विनी कुमार चौबे साहब का, इन सब की टीम में ये सारी की सारी कमिटीज एक पूरी गाइडलाइंस को स्ट्रैटेजिकली डेवलप कर चुकी है, और उसी के तहत ही डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में ये इस चीज को पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के तहत इसको करना चाहिए। ठीक है। यहाँ बीच में एक सवाल ये पूछना चाहूंगी मैं आपसे, टीकाकरण की सरकार की तैयारी क्या है? सरकार की पूरी भारत सरकार और राज्य सरकार इसमें जो सारा प्रक्रिया को उसका प्रारूप बनाया हुआ है। ऑलरेडी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, जो हमारे जितने भी नवजात बच्चे पैदा होते हैं, शिशु होते हैं, फिर बच्चे बनते हैं, तो जो बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इंद्रधनुष एक कार्यक्रम है स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसके तहत ये वैक्सीनेशन होता है। और इसकी पेनिट्रेशन है कोई 60-70% पूरे भारत में, हालांकि ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 60-70% तक पेनिट्रेशन है इसकी, जिससे जो बीमारियां जिनके लिए ये वैक्सीनेशन होता है, जैसे मैंने नाम गिनाए थे ना आपको, बिल्कुल, कि DPT, MMR, BCG और जितने भी पोलियो का है उसमें, तो इसके इसीलिए अब हम देखिए, आप बहुत सारी बीमारियां अब नहीं होती हैं। तो ये इसका एक प्रारूप ऑलरेडी देश में बना हुआ है। लेकिन हाँ, अगर हमें मैस वैक्सीनेशन 60% जनसंख्या का भी करना है, भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, ठीक है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसकी रूपरेखा राज्य सरकारें भी बना रही हैं, जैसा हम लोगों के संज्ञान में आया है, और भारत सरकार इसमें दिशा निर्देश लगातार जारी कर रहे हैं। एक कमिटी है अंडर प्रोफेसर विनोद पॉल जो इस पर काम कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन भी कोविन करके बन रही है, जो डिजिटल माध्यम से लोगों को ट्रेस करेगी, फिर दूसरी डोज के लिए बुलाएंगे, उस पर मैसेजिंग होगी, तो इसका डिजिटल माध्यम का भी इसमें उपयोग होगा।
और कोल्ड चेन मेंटेनेंस जो हमारी अपनी वैक्सीन है उनको 2 से 8 डिग्री का चाहिए, वो देश में मौजूद है। और उसके अपग्रेडेशन के लिए, उसको ऑगमेंट करने के लिए, आपने भी पढ़ा होगा, बेल्जियम की एक कंपनी है जो कोल्ड चेन में दुनिया में एक्सपर्टीज हासिल रखती है, और जितना भी WHO का कार्यक्रम है वैक्सीन का, वो उस कंपनी के थ्रू वो कोल्ड चेन मेंटेनेंस होती है सारे अफ्रीका में, एशिया में और दूसरे देशों में। तो उनसे भी सहयोग हो रहा है, और वो मार्च तक अपना एक प्लांट गुजरात में लगाने का उन्होंने कहा है। तो और उसके बाद हमें, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी जनवरी में शुरू होगा तो जनवरी में खत्म हो जाएगा। ये जो अभियान है ये लंबा चलेगा, क्योंकि अभी आप देखिए स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा पहले, बिल्कुल जो भी जुड़े हुए हैं, फ्रंट लाइन जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको दिया जाएगा। और फिर एल्डरली जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं उनकी प्राथमिकता रहेगी, जिनको उस तरह का है। तो ये ऑलरेडी प्रायोरिटाइज लिस्ट एक 18 कैटेगरीज की बनी हुई है, उसके तहत, और आपका आधार कार्ड का भी बेसिस होगा इसमें, आधार कार्ड से लोगों को पहचाना जाएगा और उनको दिया जाएगा, अंकित किया जाएगा। तो इसमें काफी बृहद कार्यक्रम है, चुनौती है, इतना आसान नहीं है भारत जैसे देश में, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल अंशी मिश्रा जी, जिस तरह आपने कहा कि जितने तापमान में रखना चाहिए वैक्सीन को, उस तापमान यानी हमारे देश में वो तापमान है, और कहीं ना कहीं तमाम जितने भी मैं कहूँ देशों की जो नज़रें भारत पर इसलिए भी टिकी हो जाती है, कहीं ना कहीं सस्ते का भी रह जाता है, और जिस तापमान में ये है वो कारगर भी ज़्यादा होगी। बहुत अच्छा जवाब दिया ताकि इजीली लोगों तक पहुँच जाए और समझ जाए। अनिल जी, मेरा आपसे होगा, नवंबर निकल गया, दिसंबर, अब कितना और वक्त लगेगा लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने में? सही बात ये कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिकों के साथ खड़ी हुई है। हम सरकारी सिस्टम में कमी कहीं नहीं आने देंगे, और जितनी जल्दी दवाई हो जाएगा, हमने एडवांस तैयारी कर रखी है कि कैसे स्टोरेज होगा, किस तरीके से बढ़ेगा, इस सबकी बिल्कुल एडवांस तैयारियां हैं, और सरकार की तरफ से कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, मैं आपके माध्यम से एक, मेरा हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एक क्वेश्चन जरूर है जो बहुत विकट समस्या, विशेष करके दिल्ली के लिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि जब तक वैक्सीन नहीं होगी, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, और मेरी जानकारी के अनुसार बच्चों की वैक्सीन 2021 के लास्ट तक भी बनने की संभावना है, बननी गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस साल भी पढ़ाई वेस्ट हो गई, क्या अगली साल भी पढ़ाई वेस्ट होगी? इसका कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं निकल सकता? हमारे यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, डॉक्टर अंशी मिश्रा जी, इस पर जवाब दीजिएगा, क्या कोई रास्ता निकल सकता है? क्या पूरे 2021 में भी बच्चों की जो स्कूल है वो चली जाएगी ऐसे ही? नहीं, 2021 हम उम्मीद करते हैं नहीं जाएगी। उसका कारण ये है, अभी स्कूल कॉलेजेस, हम लोगों ने ही बहुत स्ट्रांगली ये कहा है आप लोगों के चैनल्स पे आकर के कि स्कूल को नहीं खोला जाए अभी। अगर ये 0 ईयर भी हो जाता है, कोई आफत नहीं आएगी, कोई आसमान नहीं गिरेगा। बच्चे 1 साल पीछे होंगे, उससे कुछ नहीं आगे, उनके लॉन्ग टर्म कैरियर्स में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो बिल्कुल जान है तो जहान है, क्योंकि इसकी रिस्क इतनी ज्यादा थी कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं और इन्फेक्शन घर लेके आते हैं, अपने माँ बाप को देते हैं, अपने दादी दादा को देते हैं, अपने नाना नानी को देते हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क था। वो बहुत बड़ा रिस्क बच्चों में जरूर इसमें इन्फेक्शन बहुत कम हुआ है तो मॉर्टेलिटी ना के बराबर रही है, इसलिए बच्चों को प्रायोरिटाइज नहीं किया है। लेकिन आने वाले समय में बच्चों को भी दिया जाएगा, और मैं ये समझता हूँ कि एक बार श्रृंखला टूट जाएगी संक्रमण की तो हो सकता है जरूरत ही ना पड़े आखिर में। तो ये समझना जरूर होगा, और मैं समझता हूँ अगले वर्ष स्कूल कॉलेजेस चलेंगे सुचारू रूप से, ऐसा हमको मान के चलना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा जी, बहुत अच्छे से आसान तरीके से आपने बता दिया कि कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि जान है तो जहान है, वो बहुत जरूरी है। कांग्रेस नेता से आखिरी छोटा सा कमेंट चाहूंगी मैं, हम अगर ये राजनीति पक्ष विपक्ष को छोड़कर देखें कि हमें पूरी जनता तक वैक्सीन पहुंचानी है, तो क्या भूमिका रहेगी? देखिए राधिका जी, इसमें मेरा बहुत स्पष्ट ये कहना है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग करोड़ों रुपया इस पर खर्च कर रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं। लेकिन ये बात जो अभी डॉक्टर सिद्धार्थ
गुप्ता जी ने कही है, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीन को रखने के कोल्ड स्टोर की क्षमता है वो मात्र 90,000 लीटर है, जबकि इस वैक्सीन को जहां तक मेरी जानकारी है 2,30,000 की क्षमता चाहिए इस वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड स्टोर। ठीक है मोहम्मद अहमद जी, उत्तर प्रदेश के पास 90,000 है केवल। बिल्कुल। और ये जो बात कर रहे हैं, चलिए मोहम्मद जी, कई सवाल जो है वो आपके मन में खड़े हो रहे हैं, वो लाजमी है क्योंकि पूरे देश भर की जनता के कई सवाल हैं। उम्मीद है भारत से नजरें हैं विश्व भर की भारत पर टिकी हुई, बहुत जल्द ये वैक्सीन आए, ये टीका लगे और बहुत जल्द कोरोना से निजात मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। एमसी मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ जी आपका भी, और कांग्रेस नेता बीजेपी नेता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद की वैक्सीन अब कब तक और कितनी और इंतजार में हमारी जनता को निकालने पड़ेंगे दिन। चलिए आज के मेहमान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।